नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। वोट पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। बीजेपी ने गोरखपुर सीट से रवि किशन को चुनावी मैदान में उतारा है और रवि किशन पिछले उपचुनाव से ही गोरखपुर सीट के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें कामयाबी इस बार मिली है। टिकट की घोषणा से पहले कई दिग्गज नेताओं के नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन तमाम नेताओं को दरकिनार करते हुए पार्टी ने रवि किशन पर दांव खेला है। जानकारों का मानना है कि पिछली बार के उम्मीदवार उपेंद्र दत्त शुक्ल की जगह रवि किशन शुक्ल को टिकट देकर पार्टी ने जाति और पार्टी के अंदर के अंतर्विरोधी समीकरणों को एक साथ साधने की कोशिश की है और मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले रवि किशन शुक्ल को लोग रवि किशन के नाम से जानते हैं। रवि भोजपुरी सिनेमा के साथ साथ बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम फिल्मों और टेलीविजन की दुनिया के बड़े नाम भी हैं। फरवरी 2017 में बीजेपी में शामिल हुए रवि किशन ने 2018 उपचुनाव में गोरखपुर सीट से मैदान में उतरने का संकेत भी दिया था, लेकिन बाद में पार्टी ने उपेंद्र शुक्ल को मैदान में उतार दिया। गोरखपुर से रवि किशन लड़ेंगे चुनाव। कई बड़े नेताओं के नामों पर चर्चा भी चल रही थी, लेकिन इस बीच एक नाम सामने आ गया। वो नाम रवि किशन का निकला। भोजपुरी सिनेमा के बड़े स्टार हैं, हर कोई इनसे वाकिफ है, बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और बॉलीवुड में भी आपको बता दें कई सारी फिल्में कर चुके हैं रवि किशन। तो गोरखपुर से रवि किशन लड़ेंगे चुनाव, इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी और अभिनेता रवि किशन ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद रवि किशन गोरखपुर दौरे पर रहेंगे और क्षेत्र में प्रचार प्रसार की शुरुआत करेंगे। चुनाव की बात करते हुए रवि किशन ने कहा कि इस चुनाव में यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी, भ्रष्टाचार का अंत होगा, प्रधानमंत्री मोदी भारी बहुमत से फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये चुनाव देशद्रोह बनाम राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार बनाम सदाचार है और देश की जनता मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी। रवि किशन से खास बात की हमारे संवाददाता रंजीश पांडे ने। गोरखपुर की हार्ट सीट, वहां से प्रत्याशी है पंडित रवि किशन शुक्ला का जिक्र इसलिए जरूरी हो जाता है सरनेम का कि उत्तर प्रदेश में खासकर पूर्वांचल की राजनीति में सरनेम का बड़ा महत्व होता है। कहा जाता है कि पूर्वांचल में जब आदमी किसी को मतदान करने जाता है तो सरनेम जरूर देखता है। हालांकि मतदान में विकास का भी बड़ा मुद्दा रहा है, बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास। जिस मठ की वहाँ विरासत रही है, बाई इलेक्शन में वहाँ खाता नहीं खुल पाया था, इलेक्शन हार गए थे। उसके बाद एक देश में मोदी लहर बनी थी और विपक्षियों का बड़ा मुद्दा था कि हमने वो सीट हराई है जो योगी की सीट थी। अभी सब देखा, एक गलती हो गई। कभी कभी होता है ना कि थोड़ा खरोच मार देने से सब लोग पगला जाता है कि हम लोग किला फतेह कर दिया। थोड़ा सा एक आधा ईंटा निकाले थे, भूल जाइए। इस टाइम पे 74 से 75 सीट आ रही है उत्तर प्रदेश में और गोरखपुर में ऐतिहासिक जीत हो रही है। वाराणसी में ऐतिहासिक, हर सीट पे देखिएगा ऐतिहासिक जीत हो रही भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ पर सवाल है प्रधानमंत्री के चुनाव का, गांव के प्रधान का नहीं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ और सबको पता है कि राष्ट्रवादी, राष्ट्र प्रेम में निस्वार्थ लीन अगर हमारे शक्तिशाली कोई प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका कोई विकल्प नहीं है, उनका कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। उनको जिताना है। अपना वोट ये देश वेस्ट नहीं करेगा, गांव देहात भी वेस्ट नहीं। गांव के 4 साल के लड़का के पास जाके बतिएबा ना तो वो बोली मोदी मोदी, पगलाए हैं। वो सोच रहा है कि हम 18 साल के काहे नहीं तो वोट कर देते। रवि किशन जी, एक आपके पास और जिम्मेदारी बनती है। कहा जाता है कि जो वहाँ का इलेक्शन होता है, उसके बाई इलेक्शन के पहले की बात करें, उसकी बात की बात करें तो वहाँ हिंदू युवा वाहिनी है जो योगी के संगठन माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन। कहा जाता है कि तालमेल नहीं हो पाया, इसलिए वहाँ बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। चूंकि आप योगी जी की आशीर्वाद लेके जा रहे हैं, क्या चुनाव करने, वोट करने सब लोग आइए। मुंबई में बहुत लोग हैं, सब लोग ट्रेन पकड़ ला, जहाज पकड़ ला, आना है। ये राष्ट्र प्रेम में हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव है। तो सबको यही कहूंगा, ना पंजा पर, ना साइकिल पर, ना जात पर, ना हाथी पर, ना पंजा पर, ना साइकिल पर, ना जात पर, ना हाथी पर। इस बार भैया हो, सीना ठोक कर वोट करना 56 इंच के छाती पर। अभद्र बातें। हमारे मुख्यमंत्री जी तो भगवान का नाम लिए तो बाबा हैं, तो बजरंगबली का नाम रोज लेते हैं। लेकिन सब लोग, अब ये गलत है। बाकी लोग तो हमारे महिला के
कितना अभद्र अभद्र बात कर रहे हैं नारी सम्मान पे। हमारी इंडस्ट्री की सीनियर है जयप्रदा जी, हम लोग कितना सम्मान करते हैं उनका फिल्म इंडस्ट्री में। उनके बारे में ऐसी अभद्र, क्योंकि वो चुनाव लड़ने रामपुर से आ गई तो आप उनको कुछ भी शारीरिक उन पर प्रहार करोगे, ये क्या बात है? इनके घर में भी माताएं बहनें हैं, ऐसी कोई बात हुई? चुनाव का मतलब एक मर्यादा होती है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि आप मेरे कपड़े फाड़ने लगो। डेमोक्रेसी में भी एक मर्यादा है ना। चुनाव है तो आप हमको नोचने लगोगे क्योंकि आप हार रहे हो। ऐतिहासिक जीत हुई, ऐतिहासिक जीत है भारतीय जनता पार्टी की, ऐतिहासिक जीत है। ये मोदी जी हर सीट पर लड़ रहे हैं, योगी जी हर सीट पर लड़ रहे हैं, ऐतिहासिक जीत हो। पूरा गठबंधन फ्लॉप हो चुका है, जात पात से लोग निकल चुके हैं। प्रधान का गांव का सबको पता है, गांव के प्रधानी का चुनाव ना है, ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, फ्लॉप हो चुका है। तो रवि किशन को आप सुन रहे हैं, चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं, ऐतिहासिक जीत के दावे भी कर रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश पांडे अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए, उनके पास सीधे चलते हैं। रजनीश, रवि किशन को हम सुन रहे थे और आपकी जो मुलाकात हुई, आपकी जो बात हुई, उसको भी हम बारीकी से देख रहे थे। आला नेतृत्व जब फैसला ले रहा है, रवि किशन पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है, तो रवि किशन के लिए कितनी मुश्किल है ये समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा जब विधानसभा चुनाव के संकेत दिए थे लेकिन तब बात बन नहीं पाई थी, और अब लोकसभा चुनाव की बात करें तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके लिए खासकर कितनी बड़ी हो जाती है? देखिए, गोरखपुर की जो सीट है बहुत चर्चित सीट इसलिए है क्योंकि वो योगी की सीट थी और बाई इलेक्शन में वहां महागठबंधन ने चुनाव जीता था। हालांकि वहां महागठबंधन बना जरूर था, लेकिन जो जिस तरीके से महागठबंधन का ऐलान नहीं हुआ था, वहां पे सपा बसपा सारे लोगों ने मिलकर वहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को पटकनी दिया था। रवि किशन की जिम्मेदारी तब बढ़ जाती है जब वहां माना जाता है कि हिंदू युवा वाहिनी, वहां जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी के कैंडिडेट की मदद नहीं की थी, योगी के आशीर्वाद लेके गए हैं। और योगी के प्रतिष्ठा के लिए भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि जो इसके पहले जो बात हो रही थी, अमित शाह ने कह दिया था कि भाई कैंडिडेट आप लोग तय कर दीजिए। जिस तरीके से कैंडिडेट को लेके देरी हो रही थी और खुद नेशनल वॉइस ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था कि आखिर क्या कारण है कि गोरखपुर की बहुप्रतीक्षित सीट का अभी तक ऐलान नहीं हो पाया है। 30 साह का सवाल है योगी के लिए भी। रवि किशन आज उनसे मुलाकात करने आए थे, उनको भी पता है कि जब तक आशीर्वाद मन से योगी का नहीं मिलेगा तब तक वहां कुछ होने वाला नहीं है। उपेंद्र दत्त शुक्ला उसके उदाहरण रहे हैं। तो कुल मिला के जिस तरीके से वहां पे घेराबंदी महागठबंधन करने की कोशिश में है, क्योंकि जो प्रवीण निषाद बाई इलेक्शन में चुनाव जीते थे वो बीजेपी के पाले में चले गए हैं, उनको संत कबीर नगर कैंडिडेट बनाया गया। लेकिन जो रामभुआल निषाद है, जो विधायक रहे हैं, वहां जमीनी वर्कर माने जाते हैं, रहे भी हैं और काम भी करते हैं, उनको महागठबंधन ने अपना कैंडिडेट बना दिया। तो जब रवि किशन से हमने ये सवाल पूछा तो उस समय आपके पास कौन सा फार्मूला होगा? सबसे बड़ी चीज है कि जो भोजपुरी एक्टर की बात की जाए, खासकर पूर्वांचल में जहां भोजपुरी बोला जाता है, वहां इनका इसके पहले भी रवि किशन एक बार चुनाव लड़ चुके थे, जौनपुर में इनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा देखिए आगे क्या होता है, लेकिन जिस उम्मीद के साथ वो गए हैं, देखिए वहां का जो मुकाबला है बड़ा रोचक होगा, आसान नहीं है कि कोई क्या कह रहे हैं रजनीश? अब सियासी समीकरण देखा जाए तो महागठबंधन की भूमिका वहां पे किस तरह की आपको नजर आ रही है? क्योंकि साफ तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि उपचुनाव में हमने देखा जो परफॉर्मेंस रही महागठबंधन की, और अब खासकर गोरखपुर की बात की जाए, जब रवि किशन एक बॉलीवुड स्टार है, भोजपुरी स्टार हैं, वो वहां पर आ रहे हैं, तो गठबंधन की वहां पे मजबूती किस तरह की देखने को मिल रही है? आरिस, मैंने पहले ही बताया कि बड़ा मुफीद नहीं रहा है। रवि किशन, मनोज तिवारी भी चुनाव लड़ चुके हैं। जिस उम्मीद से मैंने पहले ही कहा कि मनोज तिवारी को सांसद होने के लिए दिल्ली की तरफ रुख करना पड़ा और मोदी लहर में उनको जनता ने वो सीट नसीब की। यहाँ पे अब लड़ाई आसान नहीं है। रवि किशन को भी लग रहा है कि बॉम्बे से आके और चुनाव लड़ जाना, सबसे बड़ी चीज़ है कि इन सब चुनाव में वर्करों का बड़ा रोल होता है। और जो जीत हार का मार्जिन होता है 2014 की बात अगर छोड़ दिया जाए, अगर उसको साइड करके हम बात करें
तो जो महागठबंधन से जो आमने सामने की लड़ाई है, इसमें माना जा रहा है कि कहीं पे 1,00,000-2,00,000 का अंतर, जीत हार का अंतर नहीं होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप वर्करों से कैसे जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम वर्करों के घर जाएंगे, सेल्फी अगर लेने आएंगे तो हम सेल्फी देंगे। लेकिन जो पूर्वांचल की बात करें, इस पूर्वांचल का जो वर्कर होता है पूरा पॉलिटिकल होता है, वो चुनावी मौसम समझता है और चुनावी नेताओं को भी समझता है। तो वर्कर चाहेगा, वर्कर का तो ये जरूर पैमाना होता है कि आप हमारे साथ दुख सुख में कितना खड़ा होते हैं, आप हमारा फोन उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। तो कुल मिला के रवि किशन के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वहां के वर्करों को साधने की चुनौती है। रवि किशन बॉम्बे से गए हैं, पैराशूट कैंडिडेट है। जिस तरीके से वहां अंदर खाने की खबर चल रही थी कि लोगों ने मांग किया था कि किसी मंदिर के खास, मंदिर का खास मतलब साफ इशारा था कि योगी के खास को कैंडिडेट बनाया जाए। कुछ संगठन के लोग चाहते थे कि फिर से उपेंद्र शुक्ला को कैंडिडेट बनाया जाए, बात नहीं बन पाई। रवि किशन गए हैं, पार्टी का दावा है तो इनका नाम का कोई विरोध नहीं है। हिंदू युवा वाहिनी भी मिलकर इनके साथ कदम से कदम मिला के चुनाव प्रचार करेगी और संगठन भी करेगा। लेकिन कुल मिला के एक चर्चा तो हो ही जाती है, चाहे नगर निगम का मेयर का चुनाव हो, यहाँ तक कि लोकल जो पार्षद का इलेक्शन होता है आरिस, वहां पूरा दखल होता है। और जो संगठन और हिंदू वाहिनी की जो वर्चस्व, हिंदू युवा वाहिनी का कोई स्टेटमेंट अभी तक रवि किशन को लेकर आया कि जब वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्योंकि उससे पहले आपने जिक्र किया कि हिंदू युवा वाहिनी का रुख नहीं था और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस इसी वजह से बीजेपी नहीं दे पाई थी। तो इस बार क्या लग रहा है, रवि किशन को उनका सपोर्ट रहेगा, उनका किसी तरह कोई स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है? देखिए, जो सीएम आवास का नज़ारा था, मैं खुद गया था सीएम आवास पे, हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी जरूर थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। ये जमीनी हकीकत मैं बता रहा हूँ। हिंदू युवा वाहिनी के लोग ही एयरपोर्ट पे गए थे उनको रिसीव करने, उनको रिसीव करके लोग रात को ताज होटल आए थे। और जो बाबा से मिलने का समय भी दिया गया था तो उसमें हिंदू युवा वाहिनी के ही लोग उनके साथ थे। खुद यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, वो मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जो लोगों को लग रहा है, हिंदू युवा वाहिनी के बातों से लग रहा है कि ये हमारे योगी जी के कैंडिडेट है। तो कुल मिला के आरिस, मैं बार बार इशारा अपने दर्शकों को उधर कर रहा हूं कि संगठन और हिंदू वाहिनी के बीच तालमेल बनाना एक बड़ी चुनौती है। अब रवि किशन क्या फार्मूला लाया है जिसको दोनों लोगों को साथ लेके चला जाए, और उसके बाद भी महागठबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे पार पाना रवि किशन के लिए आसान नहीं होगा। जी, रजनीश, सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की रवि किशन, इस मुलाकात में समझना चाहेंगे आपसे क्या कुछ खास हो, क्योंकि आपकी उनसे बात हुई है, उसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि 17 को वो गोरखपुर जाएंगे। तो मुलाकात में क्या कुछ खास रहा, किस तरह का उनसे बात सीएम की हुई? देखिए, रवि किशन का साफ कहना था कि हमने बाबा का पैर छू के आशीर्वाद ले लिया है, और बाबा का आशीर्वाद, अगर बाबा आशीर्वाद दे दिए तो इसकी मैसेज पूरा गोरखपुर में चला गया। लेकिन एक चीज होती है, एक बातें होती है पॉलिटिक्स में, दिखाने के लिए कुछ और होते हैं, काम करने के लिए कुछ और होते हैं। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि रवि किशन किसके खेमे के हैं। कहने के लिए बातें जरूर है कि रवि किशन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है और इसके पीछे कहीं ना कहीं बाबा की मोहर जरूर लगी थी। लेकिन उसका असर देखिए, चूंकि चुनाव प्रचार करेंगे तब दिखेगा कि हिंदू युवा वाहिनी, जिसका खास असर माना जाता है, उसको नकारा नहीं जा सकता। हिंदू युवा वाहिनी के लोग कितने मन से, कितने जिम्मेदारी से इनके साथ लगते हैं। और जब तक मैंने कहा कि जो 1,00,000-2,00,000 का 2014 का जो चुनाव परिणाम था, इतना बड़ा अंतर नहीं आएगा। सबको पता है कि जो हार जीत का अंतर होगा वो बड़ा कम का होगा। तो सामने वाले को जो कमज़ोर समझेगा वो इसमें ज़रूर मात खाएगा। लेकिन रवि किशन को के सामने जो चुनौती है, सबको साथ लेके चलने की, वर्करों के मन में अपनी छाप छोड़ने की। जब तक वर्कर रवि किशन बन के चुनाव नहीं लड़ेगा तब तक रवि किशन के लिए सारी बातें आसान नहीं होगी। और गोरखपुर, इसके पहले मैंने कहा ही कि मनोज तिवारी चुनाव लड़ चुके थे, तो एक गोरखपुर के लिए पहला प्रयोग नहीं है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, गोरखपुर की जनता क्या करती है। और इस बीच रजनीश, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जो रवि किशन की पर्सनालिटी है, अभिनेता हैं, बॉलीवुड के भी और भोजपुरी फिल्मों में भी बहुत अच्छे किरदार उन्होंने निभाए हैं। उस तरह से देखा जाए तो, और खासकर गोरखपुर की आवाम को देखा जाए, वोटर्स को देखा जाए, तो वहाँ पे किस तरीके के मुद्दे जो है वहाँ पे नजर आ रहे हैं, और क्या ये भी पर्सनालिटी, इस तरह की पर्सनालिटी भी इफेक्ट पैदा कर सकती, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ बदलता हुआ हम देख रहे हैं। पहले के दौर से और अब के दौर में चीजें बदल रही हैं। समझने के लिए देखिए,
मुद्दे होते हैं, मुद्दे तो स्थानीय जरूर होते हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में लगातार जिस तरीके से चुनाव देखने को मिल रहा है वो स्थानीय मुद्दे ना हो के वो बड़ा मुद्दा हो जाता है और उसकी जो रणनीति तो बनाने मुद्दे वाली कई और देखना दिलचस्प है कि आखिर रवि किशन को सफलता हाथ लगी कि नहीं। फिलहाल जिम्मेदारी बड़ी है और देखना दिलचस्प है कि जिम्मेदारी पर रवि किशन खड़े उतरते हैं नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपने विवादित बयान को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। नरेश अग्रवाल हरदोई जिले के मझीला गांव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए चुनावी सभा शराब बांटने के बाद को डंके की चोट पर न सिर्फ स्वीकारा बल्कि यह भी कहा कि यह उनका कुटीर उद्योग है और ऐसा करने में उन्हें बहुत मजा भी आता है। नरेश अग्रवाल यही नहीं रुके, उन्होंने चुनावी सभा में लोगों को दारोगा का उदाहरण देते हुए एक और विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि 3 साल से बीजेपी की सरकार है, हमेशा चलती गाड़ी पर ही बैठना चाहिए। अगर दारोगा जी पकड़ लिए और आप मदद मांगने के लिए पक्ष के पास गए तो कहेंगे 3 साल रुको, फिर दारोगा को देख लेंगे। तब तक दारोगा इंस्पेक्टर बन जाएगा और आपके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। तो बीजेपी नेता के बोल जो है वो बिगड़े। हरदोई की खबर आपको बता रहे हैं। खुलेआम मंच से विवादित बयान दिया है, शराब पिलाने का जिक्र भी किया और मन से स्वीकारा चुनाव में शराब बांटने की बात कही और कहा है कि हमें ये मजा आता है शराब बांटने में। उन्होंने कह दिया अपने पार्टियों को दारू बांट दी और बैठकों को दारू बांट दी। जहर तो नहीं बांटा था, दारू तो बांटी थी। तुम पियो तो अमृत और गरीब पिए तो दारू। अरे हमने बांटी थी, जलते के चोट तो बांटी। हमारे घर आए थे, जाड़ा था, तो खुलेआम मन से विवादित बयान दे रहे हैं। मंच पे स्वीकारा चुनाव में शराब बांटने की बात कही और साफ तौर पर आपने थोड़ी देर पहले सुना भी, खुलेआम बांटते हैं। संवाददाता नीतीश शुक्ला अधिक जानकारी के साथ हरदोई से जुड़ रहे हैं। नीतीश, मन से स्वीकारी चुनाव में शराब बांटने की बात, खुलेआम कहा जा रहा है कि हमने शराब बांटी है, हमें मजा आता है, विवादित बयान दिया जा रहा है। कोई कार्रवाई किसी तरह की अब तक? देखिए, ये चुनाव का चुनावी माहौल है जहां पर आचार संहिता का कुछ विवादित नेताओं के द्वारा खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने कई नेताओं पर रोक भी लगाई, लेकिन नेताओं का इस तरीके के बयान खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हरदोई से नरेश अग्रवाल जी बिलोंग करते हैं, हरदोई के रहने वाले हैं और दिग्गज नेता है हरदोई से। इन्होंने कुछ ही दिन पहले अभी बीजेपी ज्वाइन की है और बीजेपी में जाने के बाद में इनके आए दिन विवादित बयान हरदोई में सुर्खियों में रहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने एक चुनावी सम्मेलन में शराब बंटवाई थी, जिस पर हरदोई के जो सांसद अंशुल वर्मा थे बीजेपी से, उन्होंने आरोप भी लगाया था और इस मामले का पूरा खुलासा किया था और इनके लिए लेटर लिखा था मुख्यमंत्री से कार्रवाई के लिए। लेकिन उस पे कार्रवाई ये हुई कि उल्टा ही उस सांसद को पार्टी से बाहर कर दिया गया और इन्होंने खुलेआम साफ तौर पे से कह दिया था, नरेश अग्रवाल जी ने उस समय पर पलटवार किया था सांसद के बयान पर कि हमने कोई भी शराब नहीं बंटवाई है। अब सांसद जब बाहर कर दिया गया, उसके बाद में खुले चुनावी मैदान में और चुनाव के सम्मेलनों में खुलेआम ये स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने शराब बंटवाई और डंका की चौक पर बंटवाई, मैंने किसी को जहर नहीं बंटवाया। इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं वोटर्स को भी प्रभावित करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों में गलत संदेश जा रहा है। इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं विवादित बयान सुर्खियों में छा रहे हैं और ऐसे बयान कहीं ना कहीं विपक्ष भी आड़े हाथों ले रहा है। इस तरीके के बयान पर हम विपक्ष का भी मानना यह है कि चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करे। लेकिन नितेश, सवाल तो सबसे बड़ा ये, एक तरफ कार्रवाई हो भी रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, मायावती की बात की जाए, आजम खां की बात की जाए, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के जो बयान है वो रुकने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। बड़ी बड़ी बयानबाजी भी इस बीच हो रही है। आखिर जिला प्रशासन क्या कुछ कह रहा है इस मामले पे? क्या उसके संज्ञान में ये मामला आया है? किसी तरह की कार्रवाई या रिपोर्ट इस पूरे मामले को लेकर अब तक कुछ दर्ज की गई है? देखिए, हरदोई से नरेश अग्रवाल जी जो है वो दिग्गज नेता हैं और कद्दावर नेता हैं और चूंकि इस समय सपा के बाद में जब ये विपक्ष में थे, अब इन्होंने सत्ता ज्वाइन कर ली है और सत्ता का दबदबा कहीं न कहीं हरदोई में भी अभी भी कायम है। चुनाव आयोग इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, अधिकारी कहीं न कहीं अभी भी दबाव में है।
जो कि कई ऐसे, इन्हीं का नहीं ये बयान नहीं है, इससे पहले भी राज्यसभा सांसद हैं हरदोई से अशोक वाजपेयी जी, उनका भी विवादित बयान आ चुका है। खुले मन से बयान दिया था उन्होंने। सेना पे जब वोट सेना के क्या नाम डर से है, वोट क्या मांगा डर था। है अधिकारियों को, किस तरह के दबाव में? देखिए, अधिकारी कहीं ना कहीं, एक और विपक्ष जब बयान देता है तो उनको नोटिस और उनके ऊपर कार्रवाई और मुकदमे का दौर जारी है, लेकिन सत्ता के जो नेता है उनको नोटिस जारी करके ही मामले को खत्म कर दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेश तमाम जानकारी के लिए। तो खुलेआम मन से विवादित बयान दिया, हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं। मन से स्वीकारी चुनाव में शराब बांटने की बात नरेश बंसल को आप सुन रहे, तो थोड़ी देर पहले हम आपको सुना भी रहे थे। और ये वक्त जबकि चुनाव का है, चुनाव आयोग कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो बदजुबान नेता हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, वोटर्स के सामने दिया जा रहा है, कबूली जा रही है के बाद, हाँ हमने शराब बांटी है, लेकिन आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, मंच से स्वीकारी चुनाव शराब बांटने की बात नरेश अग्रवाल को हम आपको सुनवा रहे हैं। बीजेपी नेता के जो बोल हैं वो बिगड़े हैं, और ये बोल हर जगह देखने को मिल रहे हैं जहां पर विवादित बयान दिया जा रहा है। चुनाव आयोग एक तरफ कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन साफ तौर पर इस चुनाव की बात की जाए तो बहुत कुछ मिजाज बदलता हुआ भी नजर आ रहा है। जबान पे लगाम नहीं है नेताओं की। ये वो नेता हैं जो जनता के बीच से चुन के आते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके की बातें की जाती हैं वो हम आपको सुना रहे हैं। मन से स्वीकारी है चुनाव में शराब पिलाने की बात, इतनी बड़ी बात मन से कही जाती है, वोटर्स के सामने कही जाती है, लोगों के सामने कही जाती है, और इस वक्त जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं इसका वीडियो फुटेज भी है, लेकिन इसके बाद भी इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि नरेश अग्रवाल का कद इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है कि अधिकारी कार्रवाई करने से डर रहे हैं, अधिकारी कुछ कहने से डर रहे हैं। आखिर चुनाव आयोग पर भी बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर इस तरह से ये सिस्टम चलेगा तो कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, जिसकी बात हम करते हैं। तो लगातार जब हमने आपको लगातार बयान भी सुनवाते रहे हैं, मेनका गांधी का भी बयान हमने आपको सुनवाया, आजम खां के भी बयान हमने आपको सुनवाया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया हमने आपको, तो एक स्वरूप जो इस लोकसभा चुनाव का गढ़ा जा रहा है वो अपने आप में सोचने को मजबूर करता है।